नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए चौहान वंश का इतिहास। हमने जो है राजस्थान का इतिहास स्टार्ट कर दिया था। पहले की जो वीडियो है मैंने उसमें आपको राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में और राजस्थान के नामकरण के बारे में, कौन कौन से शब्दों से राजस्थान को जाना जाता था पहले और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल राजस्थान के लिए या राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल के लिए किया जाता था। आज हम पढ़ेंगे जो यहाँ का राजवंश है उसके बारे में। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है शाकंभरी के चौहान। तो देखो, शाकंभरी कहाँ किसे कहते हैं, तो सांबर झील के आसपास का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, शाकंभरी कहलाता है। तो देखो आगे देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान का इतिहास। तो देखो अपना टॉपिक है राजस्थान का इतिहास, ठीक। इसमें अपना सब टॉपिक है शाकंभरी के चौहान। तो शाकंभरी के चौहान पढ़ेंगे। इसके पहले जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें, क्योंकि आने वाला जो साल है अपना 2023, इसमें कई सारी जो भर्तियां है वो राजस्थान सरकार निकाल रही है। EORO की भर्ती है, LDC हाईकोर्ट LDC की भर्ती है। अभी जितने भी बच्चे हैं वो वनपाल वन रक्षा का एग्जाम देंगे, उनके लिए भी ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आध क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। चौहान वंश का एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। इसके साथ ही जितने BSTC के एग्जाम देने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सबके लिए, मतलब राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम हो उसके लिए, सबके लिए ये जो जितने भी मैं आपके लिए कंटेंट लेके आ रहा हूँ वो काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो आगे देखते हैं हम चौहान वंश, शाकंभरी के चौहान। तो देखो इसमें देखो हम एक शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। तो बिजोलिया कहाँ पड़ता है, तो बिजोलिया पड़ता है अपना भीलवाड़ा में। तो बिजोलिया शिलालेख हमें किसकी जानकारी देता है, चौहान काल की जानकारी देता है। किस काल की जानकारी देता है, हमें चौहान काल की जानकारी देता है। जो बिजोलिया शिलालेख है इसके अनुसार जो चौहानों का जो मूल स्थान था, कौन सा स्थान, जो मूल स्थान था जहाँ पर चौहान वंश की स्थापना हुई थी और सर्वप्रथम जहाँ से चौहान वंश की शुरुआत हुई थी, मूल स्थान था सपादलक्ष। सपादलक्ष वाला कौन सा, मतलब सांबर जो झील है उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था उस समय, सपादलक्ष कहलाता था। तो सपादलक्ष है शाकंभरी, इसको बोलते हैं, सांभर वाले क्षेत्र को शाकंभरी क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो सपादलक्ष माना जाता है। और देखो इसमें पढ़ते हैं बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का मूल स्थान था सपादलक्ष माना जाता है एवं चौहानों की प्रथम राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। अहिछत्रपुर कहाँ पड़ता है, नागौर में पड़ता है। तो चौहानों की प्रथम राजधानी क्या थी, अहिछत्रपुर। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि चौहानों की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो वो थी अहिछत्रपुर नागौर। और चौहानों का मूल स्थान कौन सा था, सपादलक्ष। आगे पढ़ते हैं चौहानों की स्थापना किसने की। तो देखो चौहानों के आदि पुरुष के बारे में देखते हैं। तो पहला व्यक्ति आता है वसुदेव चौहान। एक सेकंड, पहला व्यक्ति था वसुदेव चौहान। तो वसुदेव चौहान जो है 551 ईस्वी में, कब की बात है ये, 551 ईस्वी में। तो वसुदेव चौहान 551 ईस्वी में सांभर में चौहान वंश की स्थापना कर देता है। मतलब कब करता है, 551 का। तो याद करने का तरीका क्या है, वसुदेव मतलब कौन है, वसुदेव का मतलब होता है श्री कृष्ण भगवान। और अपन प्रसाद चढ़ाते कितने का, 551 का। तो श्री कृष्ण भगवान को 551 का प्रसाद चढ़ाया, मतलब जो है वसुदेव है उसने स्थापना की थी चौहान वंश की। और कब की थी, 551 ईस्वी में की थी। तो देखते हैं इसमें कहाँ की थी, सांभर में। सांभर कहाँ पड़ता है बेटा, ये सांभर झील के आसपास का क्षेत्र क्या पड़ता है, सांभर। अभी इसका अधिकतर जो भाग है जयपुर में आता है। तो चौहान वंश की स्थापना कर, चौहान वंश की स्थापना कर अपनी कुल देवी शाकंभरी माता का मंदिर, एक सेकंड, अपनी कुल देवी शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। तो चौहानों की कुल देवी कौन है, शाकंभरी माता है। कई बार पूछा जाता है कि चौहानों की कुल देवी कौन है, तो शाकंभरी माता है। निर्माण किसने करवाया, तो वसुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 551 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। तो चौहान वंश के संस्थापक कौन हो गए, वसुदेव चौहान। तो एग्जाम पूछे आपसे चौहान वंश का संस्थापक कौन, तो वसुदेव चौहान। कब हुई थी स्थापना, तो 551 ईस्वी में है चौहान वंश की स्थापना हुई थी। कहाँ पे, सांभर में। और शाकंभरी माता जो है चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। आगे देखते हैं, मैंने बताया था वो कि चौहानों की सबसे प्रथम राजधानी कौन सी थी, अहिछत्रपुर नागौर। तो वसुदेव ने क्या किया, अपनी प्रथम राजधानी बनाई किसको, अहिछत्रपुर को, जो कहाँ पड़ता है, नागौर में पड़ता है, जिसे हम नमक नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो चौहान वंश की स्थापना की इन्होंने, तो इनको क्या बोला जाता है, इनको कहा जाता है
चौहान वंश का आदि पुरुष या शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक। अब देखो अपन नाडोल के चौहान भी पढ़ेंगे, बूंदी के पढ़ेंगे, रणथंभौर के पढ़ेंगे, तो वहाँ का संस्थापक अलग है। पर शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वसुदेव चौहान है। और यहीं से ही जो है इस वंश के लोग अलग अलग जगह गए और वहाँ पर जो है चौहान वंश की स्थापना की। जैसे रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक गोविंदराज चौहान को माना जाता है, तो वो भी यहीं से गया है, इसी वंश का है। तो चौहान वंश का आदि पुरुष किसे कहते हैं? वसुदेव चौहान को कहते हैं। लेकिन शाकंभरी का चौहान वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं अपन वसुदेव चौहान को कहते हैं। तो दो नाम से जाना जाता है, चौहान वंश का संस्थापक और शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक और चौहान वंश का आदि पुरुष। जो वसुदेव चौहान वंश ने अपनी प्रथम राजधानी किसे बनाया था? छत्रपुर नागौर को बनाया था। आगे देखते हैं, वसुदेव चौहान की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। तो मैं आपको बताता कि जो बिजोलिया शिलालेख है इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? चौहान वंश की जानकारी मिलती है। जो हमें बिजोलिया शिलालेख है इससे हमें क्या मिलती है? चौहान वंश की जानकारी मिलती है। तो वसुदेव चौहान की जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। तो इनका इतना ही काम था। अब आगे पढ़ते हैं अजयराज चौहान। वसुदेव के बाद कौन आया? अजयराज चौहान। तो देखो बीच में और भी कई सारे चौहान वंश के शासक आए थे, पर उनके काम इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं, तो उनको इतिहास में पढ़ते भी नहीं है और वहाँ से क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वही टॉपिक पढ़ने हैं, वही की पॉइंट अपन को याद रखने हैं। तो अगला आता है अजयराज चौहान। इसको कई जगह अजय पाल के नाम से भी जाना जाता है और अजयराज भी से कहा जाता है। तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं अजयराज के बारे में। तो देखो इसमें अजयराज जो है 1113 ईस्वी में अजमेर नामक नगर बसाया। तो वर्तमान में हम जो अजमेर पढ़ते हैं, अजमेर के बारे में पढ़ते हैं। अजमेर जो जिला है उसे उस समय क्या बोलते थे? अजमेरू बोलते थे। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजयराज ने की थी। कब की थी? तो 1113 ईस्वी में की थी। आगे पढ़ते हैं कि अजमेर को सर्वप्रथम चौहान की राजधानी बनाया। तो देखो चौहानों की सर्वप्रथम राजधानी कौन सी थी? छत्रपुर नागौर। पर अजमेर को राजधानी किसने बनाया? तो अजयराज ने बनाया। क्यों? क्योंकि इसने अजमेरू नगर बसाया था और उसी को अपनी राजधानी बनाया था। और वहीं पर क्या है, एक बीटली पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे अपन अजमेर दुर्ग भी कहते हैं। उसको बीटली पहाड़ी पर बनाया, इसलिए बीटली गढ़ भी बोलते हैं और उसको तारागढ़ के नाम से भी जानते हैं। तो देखो अजमेर को सर्वप्रथम चौहानों की राजधानी बनाया किसने? अजयराज ने। और इसने क्या किया? श्री अजय देव नामक सिक्के भी चलवाए थे। किसके स्मृति में? तो अपनी पत्नी सोमलवती के नाम पर इसने अजय देव जो नामक सिक्के चलाए थे चांदी के। बीटली पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे तारागढ़ के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसके मुख्य मुख्य काम है। एकदम ऐसा पूछा जाता है कि तारागढ़ का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो अजयराज ने करवाया था। अजमेर शहर की स्थापना, अजमेर नगर की स्थापना किसने की? तो अजयराज ने की। कई बार इसका सन भी पूछ लिया जाता है कि अजमेर की स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1113 में हुई थी। अजमेर को सर्वप्रथम चौहानों की राजधानी किसने बनाया? तो अजयराज ने बनाया है। आगे देखते हैं। तो देखो अजमेर में क्या है? तो अजमेर में देखो, अजमेर में स्थित घूंगरा घाटी में आरपीएससी का भवन बना हुआ है। आरपीएससी मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जो अपने आरएस की एग्जाम लेता है, जो राजस्थान की भर्तियों को मतलब करवाता है, वो आरपीएससी की जो स्थापना है, आरपीएससी विभाग है, उसकी स्थापना ठीक है 20 अगस्त 1949 को जयपुर में हुई थी। बाद में इस जयपुर में इसका कार्यालय बाद में अजमेर शिफ्ट कर दिया गया और जो कहाँ पे बना हुआ है? घूंगरा घाटी में बना हुआ है। तो अजमेर में क्या है? आरपीएससी का भवन बना हुआ है। आगे पढ़ते हैं। तो अपने दो शासक के बारे में पढ़ा, पहला वसुदेव, दूसरा अजयराज। अब पढ़ते हैं अर्णोराज, इसको हम आनाजी भी बोलते हैं। पृथ्वीराज के दादाजी है। कौन है ये? पृथ्वीराज के दादाजी है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने तुर्कों को पराजित कर 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण करवाया। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा जाता है आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो अर्णोराज ने करवाया। किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। इसी झील के किनारे, तो देखो इसी झील के किनारे जहांगीर ने दौलता बाग मतलब एक गार्डन बनवा दिया था, एक बाग बनवा दिया था, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, या सुभाष उद्यान कहते हैं। तो तुर्कों को पराजित किया और आना सागर झील का निर्माण करवाया। किसने? अर्णोराज ने। दूसरा, इसी झील के किनारे, किस झील के किनारे? आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने, जो मुगल सम्राट था, जहांगीर ने दौलता बाग बनवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। नाम चेंज हो गया इसका, ठीक है ना। अब इसी सुभाष उद्यान में देखो एक औरत थी, माँ मतलब नूरजहां की माँ अस्मत बेगम। क्या नाम था? नूरजहां की माँ थी अस्मत बेगम। उसने इसी उद्यान में, किस उद्यान में? सुभाष उद्यान में
सुभाष उद्यान में गुलाब के इत्र का क्या किया था, आविष्कार किया था। तो आपसे पूछा जाता है कि गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था, तो असमत बेगम ने किया था। कहाँ पे किया था, सुभाष उद्यान में किया था। और सुभाष उद्यान क्या है, तो ये दौलता बाग है जो जहांगीर ने बनवाया था। किस झील के किनारे, तो आना सागर झील के किनारे है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम इसी के बारे में। शाहजहां ने, जैसे जहांगीर ने बनवाया था दौलता बाग, उसी प्रकार शाहजहां ने इस झील के किनारे 5 बारादरी बनवाई। क्या बनवाई, 5 बारादरी बनवाई। अर्णोराज ने, आगे देखते हैं इसमें अर्णोराज के बारे में कि अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अब देखो इनकी मृत्यु जो है इनके पुत्र ने ही की थी, उसका नाम था जगदेव। क्या नाम था, जगदेव। ये जगदेवी हो गया, इसको जगदेवी ही रहने दो आप, है ना, समझ लेना इसको जगदेव। तो इनके पुत्र जगदेव ने इनकी हत्या कर दी, इसलिए जगदेव को क्या कहा जाता है, चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। ये पितृहंता वाला जो टॉपिक है, ये पितृहंता वाला जो शब्द है, याद रखना। प्रत्येक वंश पढ़ेंगे, उसमें प्रत्येक वंश में कोई ना कोई पितृहंता होता है, तो सबके बारे में पढ़ना है अपने को। ठीक है, जैसे उदा ने जो है अपने पिता की हत्या की थी, तो कहते हैं कि जो मेवाड़ है, मेवाड़ राजवंश का पितृहंता किसे कहते हैं, उदा को कहते हैं। किसे कहते हैं, उदा को कहते हैं। तो देखो महाराणा कुंभा की हत्या की थी किसने, अपने ही उसके ही पुत्र उदा ने की थी। तो जो चौहानों का पितृहंता किसे कहते हैं हम, तो चौहानों का पितृहंता कहते हैं हम जगदेव को कहते हैं, जिन्होंने अर्णोराज की हत्या कर दी थी। आगे देखते हैं हम। अब इसके बाद आता है बिसलदेव या बिगराराज। क्या नाम आता है, बिसलदेव या बिगराराज आता है। तो देखो इसके अंदर पढ़ते हैं हम बिसलदेव बिगराराज के अंदर। तो देखो ये एक विद्वान था। क्या था बेटा, ये विद्वान था। बिसलदेव में बिगराराज क्या था, एक विद्वान था, और ये विद्वानों को आश्रय देता था, मतलब खुद भी विद्वान था ये, और विद्वानों को क्या देता था, आश्रय देता था। इनके दरबार में कई सारे कवियों ने कई तरह की रचनाएं की है। कई सारे कवियों को इन्होंने आश्रय प्रदान कर रखा था अपने दरबार में, और इन्हीं के दरबार में रहकर उन कवियों ने कई सारी ग्रंथों की रचना की है। तो देखो बिसलदेव बिगराराज ये विद्वानों को आश्रय देता था और खुद विद्वान था। इसने जो है हरिकेली नामक नाटक की रचना की थी, जिसमें जो है अर्जुन और कृष्ण भगवान के बीच जो संवाद होता है उसका वर्णन मिलता है। तो आगे पढ़ेंगे हरिकेली नाटक भी, और एग्जाम पूछा जाता है कि हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी, तो बिसलदेव या बिगराराज चतुर्थ ने की थी। आगे पढ़ते हैं जो इसके दरबार में कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने रचनाएं की थी, तो देखते हैं हम एक एक करके। तो कवि सोमदेव ने क्या लिखा था, ललित विग्रहराज लिखा था, और नरपति नालय ने क्या लिखा था, बिसलदेव रासो लिखा था। इन्होंने संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक, जो मैं आपको बता चुका हूँ, हरिकेली नाटक की रचना की किन्होंने, विग्रहराज ने। और इसी नाटक में श्री कृष्ण व अर्जुन के बीच संवाद का वर्णन मिलता है। और ये एक विद्वान थे, इसलिए इनको एक नाम की एक उपाधि और दी गई, कटिबंधव, कवि बांधव और कटिबंधु के नाम से जाना जाता है। मतलब ये विद्वान थे तो इनको क्या क्या कहते थे, कवि बांधव भी कहते थे और कटिबंधु भी कहते थे। तो कटिबंधु कटिबांधव किसके उपनाम है, तो विग्रहराज चतुर्थ के उपनाम है। आगे देखते हैं और क्या क्या है। ये एक अच्छे शिल्प शास्त्री भी थे। क्या थे, अच्छे शिल्प शास्त्री, मतलब जो है भवन निर्माण कला के जानकार जो थे, ये एक अच्छे शिल्प शास्त्री भी थे। तो देखो इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया, तो इन्होंने बिसल सागर, विग्रहराज चतुर्थ है, इनको बिसलदेव भी कहते हैं, तो इन्होंने बिसल सागर नामक तालाब का निर्माण करवाकर 12वीं शताब्दी में बिसलपुर टोंक नगर की स्थापना की। मतलब टोंक में पड़ता है, बिसलपुर कहाँ पड़ता है, टोंक में पड़ता है, और इन्होंने बिसल सागर तालाब का निर्माण करवाया। और आज भी टोंक और जयपुर में जो है बिसल सागर से है पीने का पानी जो है वो पूरे टोंक और पूरे जयपुर में सप्लाई होता है। आज पूरा जयपुर जो है बिसल सागर के पानी से ही क्या करता है, अपनी प्यास बुझाता है। तो देखो इसमें कि इन्होंने बिसल सागर तालाब बनवाया, मतलब शिल्प शास्त्री थे। देखो ये विद्वान थे, तो इन्होंने क्या लिखा, हरिकेली नाटक की रचना की संस्कृत में। तो ये विद्वान कहलाते थे, इसलिए इनको कवि बांधव में कटिबंधु कहते थे। उसी प्रकार ये एक अच्छे कवि के साथ एक शिल्प शास्त्री थे। इन्होंने बिसल सागर तालाब का निर्माण करवाया, बिसलपुर नामक नगर बसाया टोंक में 12वीं शताब्दी में। अगला देखो इन्होंने एक पाठशाला बनवाई। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अजमेर में एक पाठशाला बनवाई थी, उसका नाम था कंठाभरण। एक संस्कृत पाठशाला थी, उसका नाम था कंठाभरण। जब तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था 1192 में, तो उस समय जो है यहाँ पर मोहम्मद गोरी जो है युद्ध में जीत गया था, और जो है गोरी ने अपने गुलामों को यहाँ का शासन सौंप दिया था। तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है, फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी, मतलब गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है, वो क्या करता है कि इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा कर इसको है मतलब उसको एक मस्जिद में बदल देता है। ठीक है, तो एक मस्जिद में बदल देता है, इसलिए इसको 16 खंभों की मस्जिद भी कहते हैं और राजस्थान की प्रथम मस्जिद भी कहते हैं। राजस्थान की प्रथम मस्जिद किसे बोलते हैं, तो ये अढ़ाई दिन के झोपड़े को बोलते हैं। पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा जिसका नाम है वो किस लिए पड़ता है, तो यहाँ पर एक मज़ार बनी हुई है पंजाब शाह की।
तो उस पंजाब शाह की मज़ार पर जो है 2.5 दिन का उर्स लगता है, मतलब मेला लगता है, 2.5 दिन का उर्स लगता है। तो उस वजह से उसको क्या बोलते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। तो पढ़ लेते हैं इसको एक बार अब। तो इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला कंठाभरण का निर्माण करवाया, जिसे गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में बदल दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि अब इसे 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता था। इसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद या 16 खंभों का महल भी कहते हैं। कितने खंभे इसमें? 16 खंभे। 2.5 दिन के झोपड़े क्यों कहा जाता है, मैंने बता दिया आपको। पंजाब शाह का उर्स बढ़ता है 2.5 दिन का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। ऐसा नहीं कि 2.5 दिन में बना था, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 2.5 दिन में बना था, क्योंकि जो 2.5 दिन का झोपड़ा इसका नामकरण है वो उस उर्स के नाम पर है। पंजाब शाह का क्या बढ़ता था, यहाँ पे उर्स बढ़ता था। बाकी ये एक मस्जिद है जो राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहलाती है, और यहाँ पर 16 खंभे, तो 16 खंभों का महल भी से कहते हैं। सर्वप्रथम दिल्ली के तोमरों को पराजित कर दिल्ली को चौहानों की राजधानी बनाया। अब देखो, सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? छत्रपुर नागौर। अजय राज आए तो उन्होंने, अजय राज ने अजमेरू नगर की स्थापना करके अजमेर को राजधानी बनाया। अब सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाने वाले कौन थे? तो ये विग्रह राज चतुर्थी थे, जिन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया। किसकी? चौहानों की। किसे पराजित करके? तोमरों को पराजित करके। तो तीसरी राजधानी है, पहली राजधानी जो है वसुदेव ने बनाई थी, छत्रपुर नागौर। दूसरी राजधानी किसने बनाई थी? अजय राज ने बनाई थी, अजमेर को। तीसरी राजधानी जो है विग्रह राज चतुर्थ ने बनाई थी, दिल्ली को। तो तोमरों को पराजित कर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। आगे देखते हैं इसी के बारे में। इसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्णकाल या क्लासिक युग कहते हैं। चौहानों को क्या कहते हैं? इसको चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कई सारी इमारतों को किसने बनवाया? इसने बनवाया। किसने? विग्रह राज चतुर्थ ने। ठीक है ना। और दिल्ली को राजधानी बनाया अपनी, मतलब इसकी जो रणनीति थी युद्ध करने की वो भी खतरनाक थी। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है ना, मतलब राजस्थान से बाहर जाकर ये राजस्थान से बाहर के क्षेत्रों पर इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। तो इसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्णकाल या क्लासिक युग कहते हैं। आगे देखते हैं कि इसके बारे में किलहौर ने क्या लिखा है। जो विग्रह राज चतुर्थ है, इसके बारे में किलहौर ने क्या कहते हैं कि वह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास व भवभूति से होड़ कर सकता था, क्योंकि वो संस्कृत का ज्ञाता था। ये क्या था? ये संस्कृत का ज्ञाता था। संस्कृत में इसने नाटक की रचना की थी, हरिकेली नामक नाटक की रचना की थी। तो कहते हैं कि एकमात्र ऐसा शासक है राजस्थान का, उन शासकों में से एक है जो कालिदास व भवभूति से भी क्या कर सकता था? होड़ कर सकता था। अब हम आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। तो अपने पढ़ा सबसे पहले वसुदेव चौहान, अजय राज और विग्रह राज चतुर्थ। अब पढ़ते देखो, जो मैं आपको जिनका शासन बता रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पूरा किताब रखने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा किताब पढ़ो, फिर विद्वान नहीं बना। अपने को सिर्फ अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन है उनके आंसर लाने हैं। इसलिए जो पॉइंट जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है वही टॉपिक अपने को पढ़ने हैं। तो देखो पृथ्वीराज चौहान, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, इनका जन्म अनहिल पाटन गुजरात में 1166 ईस्वी में हुआ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कब कहाँ हुआ था? अनहिल पाटन गुजरात में हुआ था 1166 ईस्वी में। इनके पिता सोमेश्वर व माता कर्पूरी देवी। अब कर्पूरी देवी कौन थी? तो दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। तो कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी ज़्यादा पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि 11 वर्ष की आयु में जो है पृथ्वीराज चौहान है, इनका राज्याभिषेक हो चुका था, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो 11 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक हो चुका था। और इनकी अब जो 11 वर्ष का बच्चा है वो क्या शासन करेगा? तो शासन की बागडोर है वो इनकी माँ कर्पूरी देवी ने संभाली थी। इसलिए जो है कर्पूरी देवी, कई बार पूछा जाता है कि जो चौहान वंश का शासन की बागडोर किसके हाथों में थी? कर्पूरी देवी के हाथों में थी। आगे देखते हैं। 11 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक व शासन की बागडोर इनकी मां कर्पूरी देवी ने संभाली। इनके राज्य के संचालन में, तो देखो अकेली महिला तो राज्य चला नहीं सकती, तो कुछ सेनापति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो है वो सहयोग करते थे। तो इनके राज्य के संचालन में कदम्ब मास, जिसे केमास भी कहते हैं और कैलाश भी कहते हैं, 3 नाम देखने को मिलते हैं इसके, कदम्ब मास, केमास या कैलाश। यह राज्य का मुख्यमंत्री था। वह भुवनमल, एक सेना अध्यक्ष, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है शासन को की बागडोर संभालने में। किसकी? जो कर्पूरी देवी है, इसने बागडोर संभाली थी, तो इसका क्या कहता है? इन्होंने सहयोग किया था। आगे देखते हैं। एकदम ऐसा पूछा जाता है कि जो चौहान वंश है, पृथ्वीराज चौहान है, उस समय जो है राज्य का मुख्यमंत्री कौन था? सेनाध्यक्ष, जो भुवनमल है मुख्य सेनाध्यक्ष था। आगे देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम पृथ्वीराज चौहान। एक सेकंड।
पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक माना जाता है, क्योंकि इसके बाद जो है चौहान वंश खत्म हो चुका था यहाँ से और गुलाम वंश की स्थापना हो चुकी थी। मोहम्मद गोरी जो है तराइन के सेकेंड युद्ध में युद्ध जीत चुका था। प्रथम युद्ध में तो हार गया था और सेकेंड युद्ध में वो युद्ध जीत गया था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक, राय पिथौरा की इसको उपाधि मिली हुई थी दल पंगुल की, और दल पंगुल कहते हैं विश्व विजेता, इनकी उपाधियां दी गई थी। तो दल पंगुल और राय पिथौरा किसे कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कहते हैं। और चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान था। इसने देखो इसके विजय अभियान के बारे में पढ़ते हैं। इसने 1182 ईस्वी में महोबा या तुमुल का युद्ध उत्तर प्रदेश में हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? महोबा या तुमुल का युद्ध हुआ था। कहाँ कब हुआ था? 1182 में। इसमें परमार्दी देव चंदेल के सेनापति थे अलाउद्दीन, उन दोनों को क्या कहता? पराजित किया था। वे अलाउद्दीन की कहानियां प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान में भी अलाउद्दीन की कई सारी कहानियां प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी अलाउद्दीन की कई सारी पौराणिक कहानियां, मतलब प्रचलित प्राचीन कहानियां प्रसिद्ध है। तो इसका अभियान देखो 1182 में इसने किसको हराया? अलाउद्दीन को हराया। किसके सेनापति थे? परमार्दी देव चंदेल के। कई बार सेनापति पूछ लिए जाते हैं कि अलाउद्दीन किसके सेनापति थे, तो किसके थे ये? तो ये परमार्दी देव चंदेल के सेनापति थे। तो अलाउद्दीन को पराजित किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था। किस युद्ध में किया था? तो तुमुल या महोबा के युद्ध में किया था। कहाँ पड़ता है ये? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसने 1182 ईस्वी में महोबा का युद्ध, तुमुल का युद्ध उत्तर प्रदेश में परमार्दी देव चंदेल के सेनापति अलाउद्दीन को पराजित किया था। आगे देखते हैं और इसके कौन कौन से अभियान रहे हैं। तो गुजरात के भीमदेव को पराजित किया। गुजरात में जो भीमदेव था उसको पराजित किया। अपने चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित किया। कन्नौज के जयचंद गढ़वाल को पराजित कर उसकी पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठा लाया और उसके साथ गंधर्व विवाह किया। मतलब जो कन्नौज का शासक था, कन्नौज पड़ता है वर्तमान में यूपी में, तो कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल, उसको उसने युद्ध में हराया और उसकी जो पुत्री का स्वयंवर हो रहा था, ठीक है ना, जिसमें जो है जो लड़की है वो अपना जो है जीवन साथी खुद चुनती है। तो कई सारे राजा आते हैं वहाँ पे, तो संयोगिता को स्वयंवर से क्या उठा लाया और उसके साथ गंधर्व विवाह किया। इसके साथ ही इसके समय भारत में मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में खतरे के बादल मंडरा रहे थे। मतलब मोहम्मद गोरी है वो पहले गुजरात अभियान के दौरान आया था, वहाँ से वो हार कर चला गया था। बाद में जो है जयचंद गढ़वाल ने उसको निमंत्रण दिया कि आप यहाँ पर आक्रमण करने के लिए, तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? उसको रोका था और दोनों के बीच जो है तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का सेकंड युद्ध वो हुआ था। तो प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और सेकंड युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी जीत गया था। तो आगे पढ़ते हैं इसी में कि इसके समय में भारत में मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में खतरे के बादल मंडरा रहे थे। मोहम्मद गोरी का मुख्य उद्देश्य भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। तभी तो हम पढ़ते हैं कि जो राजपूत काल है वो 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक ही रहता है, क्योंकि 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। क्योंकि गोरी जब युद्ध जीत जाता है तो उसका उद्देश्य क्या था? शासन नहीं करना था। वो वापस कहाँ चला गया था? अफगानिस्तान चला गया था, गौर प्रदेश, लेकिन यहाँ पर यहाँ का जो शासन अपने गुलामों को सौंप गया था। तो गोरी का उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। तो जयचंद गढ़वाल के कहने पर, तो देखो जयचंद की जो पुत्री है उसको वो स्वयंवर से उठा ले गया था। तो इससे दुश्मनी निकालने के लिए जयचंद ने क्या किया? तो जयचंद गढ़वाल के कहने पर मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने उसे रोकता है। जब भारत पर मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है तो कौन रोकता है उसको? पृथ्वीराज चौहान रोकता है। तो देखो अब युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। तो दोनों के मध्य तराइन के मैदान में 1191 ईस्वी में युद्ध हुआ। दोनों के मध्य तराइन के मैदान में 1191 ईस्वी में युद्ध हुआ। इसे तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। तराइन पड़ता है, तराइन का जो मैदान है वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। जैसे कुरुक्षेत्र है, पानीपत है, ये सारे मैदान हैं हरियाणा में पड़ते हैं जितने। और कुरुक्षेत्र जो महाभारत का युद्ध हुआ था, तो दोनों के मध्य तराइन के मैदान में 1191 ईस्वी में युद्ध हुआ। इसे तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाता है और वह मोहम्मद गोरी को कुछ दिन बंदी बनाकर उसे छोड़ देता है, मतलब माफ कर देता है उसको, ठीक है ना। अब देखो जब वो छोड़ देता है उसको, तो फिर 1 साल बाद जो होता है गोरी अपना बदला लेने के लिए वापस कहाँ आता है? तराइन के मैदान में आता है। और जब तराइन के मैदान में आता है तो वो क्या करता है? दोबारा उससे युद्ध करता है। 1 साल वो तैयारी करके आता है वापस, ठीक है। तो देखो 1192 ईस्वी में 1 साल बाद मोहम्मद गोरी फिर अपनी सेना लेकर तराइन के मैदान में आ जाता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध होता है।
तो तराइन का द्वितीय युद्ध है। तो इस युद्ध को तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। 1191 में पृथ्वीराज चौहान विजय हो गया था और मोहम्मद गौरी को वो माफ़ कर देता है। मोहम्मद गौरी वापस अफगानिस्तान चला जाता है। साल भर बाद वो वापस अपनी सेना तैयार करता है और 1192 में वापस तराइन के मैदान में आ जाता है और पृथ्वीराज चौहान के बीच उसका युद्ध होता है, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पढ़ते हैं इसमें आगे। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और गौरी उसे अपने साथ बंदी बनाकर गजनी ले जाता है। और बाद में कई सारी कहानियां मिलती हैं हमें कि वो गजनी ले जाता है उसको, उसके आंखें फोड़ देता है। बाद में शब्दवेदी बाण चलाने जो है, शब्दवेदी बाण से चलाकर जो है पृथ्वीराज चौहान जो है गौरी की हत्या कर देता है और चंद्र बरदाई भी जो है पृथ्वीराज चौहान को मारकर खुद आत्महत्या कर लेता है। ऐसी कहानियाँ मिलती है। वो जब डिटेल में पढ़ेंगे इतिहास वो तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अभी सिर्फ इतना ही पढ़ना है अपने को, कहानी नहीं पढ़नी, अपने को सिर्फ इतना पढ़ना है कि तराइन की जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और वह पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ बंदी बनाकर गजनी ले जाता है। इसकी जानकारी हमें जो मिलती है पृथ्वीराज रासो से मिलती है, जो किसने लिखा था? चंद्र बरदाई ने लिखा था। आगे देखते हैं। चंद्र बरदाई जो था उसका दरबारी विद्वान था और उसका दोस्त भी था। तराइन का युद्ध का वर्णन हमें तो कौन कौन से ग्रंथ है जहाँ से मिलता है? तो तराइन का युद्ध का वर्णन हमें जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय में और चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में मिलता है। तो दो ग्रंथ हैं, पृथ्वीराज विजय जिसके रचनाकार कौन थे? जयानक, और चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। दोनों से हमें जो है तराइन के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान का मित्र था और वह साथ ही एक विद्वान कवि भी था। चंद्र बरदाई के बारे में पूछा जाए तो कौन था? पृथ्वीराज चौहान का मित्र भी था और कहते हैं कि इनका जन्म एक साथ हुआ था और इनकी मृत्यु भी क्या हुई थी? एक साथ ही हुई थी। चंद्र बरदाई एक भट्ट ब्राह्मण था। कौन सी जाति का था? भट्ट ब्राह्मण था और इसका मूल नाम पृथ्वी भट्ट वल्लादी था। तो आपसे कई बार चंद्र बरदाई का मूल नाम पूछ लिया जाता है कि चंद्र बरदाई का मूल नाम क्या था? तो पृथ्वी भट्ट वल्लादी था। अजमेर को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने अजमेर का कार्यभार पृथ्वीराज के बेटे, तो देखो यहाँ से समझो बात कि अजमेर को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने अजमेर का कार्यभार पृथ्वीराज के बेटे गोविंदराज चौहान को सौंपा। किसको सौंपा था? गोविंदराज चौहान को सौंपा था। लेकिन देखो बाद में क्या होता है कि अजमेर का शासक जब गौरी अपने गुलामों को सौंप जाता है, यहाँ पे जो दिल्ली है, दिल्ली जो है वहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के जाता है, तो जो अजमेर है तो अजमेर पर कुतुबुद्दीन ऐबक अपना अधिकार कर लेता है और गोविंदराज चौहान को रणथंभौर की जागीर प्रदान कर देता है। तो देखो जब गौरी अजमेर गया, अजमेर का कार्यभार जब गौरी अजमेर को जीतने के बाद अजमेर का कार्यभार पृथ्वीराज के बेटे गोविंदराज चौहान को सौंपा। लेकिन 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज चौहान को अजमेर की जगह रणथंभौर की जागीर दे दी। तो भाई गोविंदराज चौहान कहाँ चले गए? अब रणथंभौर चले गए। और देखो रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कहे जाते हैं। कौन? गोविंदराज चौहान। तो रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है? गोविंदराज चौहान है। क्योंकि यहाँ से किसने भेजा था इनको? अजमेर से। तो अजमेर से भेजा था इनको कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो गोविंदराज चौहान ने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज चौहान ने की। इसे ही रणथंभौर चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। तो आज मैंने आपको कंप्लीट जो है शाकंभरी के चौहान का जो टॉपिक अपना पूरा हो गया। एक ही वीडियो में मैंने आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया। और जितने भी एग्जाम हैं इससे बाहर आपको कुछ पढ़ना नहीं है, इतने में से ही आपका काम हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आएगा नहीं चौहान वंश से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इतना सा तो आपका बनता ही है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक, और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके लिए कंटेंट के साथ तो वो आप तक पहुंच जाए सही समय पर, आप उसको देखो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सको। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।